मेरी सब बेटियां बहुत खूबसूरत थी और इन सब की शादी बड़े अच्छे और शरीफ खानदान में हो गई थी, सिवाय एक बेटी के जो पता नहीं किस पर चली गई थी। बहुत बदसूरत थी, लेकिन मैं उस दिन हैरान रह गई जब एक बहुत अमीर खूबसूरत लड़के का रिश्ता आया। मैंने जल्दी से इसकी शादी कर दी। फिर 6 महीने बाद एक फकीरनी आई और बोली, एक बार जाकर अपनी बेटी को देख ले, वरना तुझ पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा। मैं डर गई और जैसे ही बेटी के ससुराल गई तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि सारे खानदानी खूबसूरती तो हमारे खानदान का वर्सा थी। बाप दादा से मुसलसल चलते हुए ये खूबसूरती मेरी सारी औलाद में मुंतकिल हो चुकी थी, सिवाय सिर्फ एक ही औलाद के। इसने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं जिस खानदान में ब्याह कर आई थी, इसकी सबसे बड़ी खूबी कह लीजिए कि वो बेहद खूबसूरत खानदान था। मेरे खानदान में भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत और हसीन लोग थे, लेकिन मेरे ससुराली रिश्तेदार तो जैसे किसी और ही दुनिया की मखलूक थी। एक मेरे मियाँ और इनकी सारी बहनें एक से बढ़कर एक थी। यही वजह थी कि मैं अपने खानदान से इस खानदान में आकर ऐसे ही रच बस गई थी कि कोई ये शिनाख्त ही नहीं कर सकता था कि मैं किसी और खानदान से इस खानदान में आई हूँ, क्योंकि इस खानदान को सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत बहू ही चाहिए थी, खवा उसमें अक्ल व शऊर की जितनी भी कमी हो। जैसे जैसे मेरी औलाद पैदा होती गई, मैं हैरान थी कि इन सब ने अपने खानदान वालों की रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अल्लाह ने मुझे 5 बेटियों और एक बेटे से नवाजा था। 5 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ और वो इस कदर हसीन था कि शायद ही मैंने अपनी जिंदगी में इतना हसीन लड़का देखा होगा। मेरे सारे बच्चे ही शहजादियां और शहजादे थे, लेकिन मेरी आखिरी औलाद ना जाने क्यों नजर बट्टू साबित हुई कि बेहद बदसूरत थी। हकीकत तो यही थी कि मेरा तो उसे उठाने या बुलाने को भी दिल नहीं चाहता था। इसकी परवरिश भी मेरे मुलाजमीन नहीं करती थी। एक दफा वो बहुत छोटी थी कि सीढ़ियों से गिर पड़ी। इसकी तरफ किसी ने तवज्जो भी ना दी, बल्कि मेरी बाकी औलाद सारी की सारी अपने कामों में मसरूफ रही और वो अकेली ही काफी देर तक रोती रही। जब रो रो कर थक गई तो खुद ही उठकर खड़ी हुई और आंसू पोंछते हुए अंदर कमरे में चली गई। मैं ये सारा कुछ खुद अपनी आंखों से देख रही थी। मेरे दिल में एक दफा भी ये ख्याल नहीं आया कि मेरी बच्ची है, उसे भी मैंने ही पैदा किया हुआ है, मैं कुछ तो इसका भी ख्याल करूं। बल्कि मैं तो एक माँ होते हुए भी ऐसे अनजान बनी रही कि जरा भी इसकी जानिब तवज्जो नहीं थी। मेरी सास भी ये सब कुछ देख रही थी। इन्होंने एक दफा मुझसे पूछा भी, लेकिन मैं कौन सा इनसे या किसी और से डरती थी जो जरा सा भी परवाह करती। वक्त गुजरता गया और मेरी सारी औलादें जवान हो गई और मेरी 5 औलादें तो गोया सोने के पानी से धुली हुई थी। जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ ये कोई आम सा घर नहीं बने हुए थे, बल्कि बहुत बड़े और अच्छे घर थे। हमारा शुमार भी माशरे के मुअज़्ज़िज़ीन में होता था। मेरी बेटियां जैसे ही पढ़ाई से फारिग हुई तो इनके रिश्ते आना शुरू हो गए और वो एक एक करके सारी की सारी ही मोहल्ले के लड़कों से ब्याही गई थी, सिवाय मेरी छोटी बदसूरत औलाद। और बेटा तो अभी शादी करना ही नहीं चाहता था। मेरी बेटियां अपने घरों में राज कर रही थी कि इस छोटी की शादी की फिक्र मुझे दिन रात अंदर से किसी दीमक की तरह चाट रही थी। कई दफा मैंने इसके अब्बा से बात की कि बड़ी बेटियां तो खानदान में जा ही नहीं सकी, तो अब आप कोशिश करें कि इसका कहीं खानदान में ही रिश्ता हो जाए। अब्बा मेरी तरफ रहम भरी नजरों से देखते और साथ ही अम्मा से कहते कि दुआ कर दिया करो, वैसे तो हालात बड़े ही नाजुक हैं। मैं अपने मियाँ की बात समझ चुकी थी, इसलिए ज्यादा बहस ही नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि आजकल लोगों के मियार किस कदर ऊंचे हो गए हैं। इनके मुतालबात ने कैसे कैसे सर उठाए हुए हैं कि लोग बेचारे वैसे ही परेशान रहते हैं। फिर सब कुछ देखा जाता है और फिर भी ठुकरा दिया जाता है। लेकिन अगर कहीं पे कोई ऐसी मेरी इस मनहूस बेटी जैसी औलाद पैदा हो जाए तो इनके वालिदैन की जिंदगी फिर तबाह होकर ही रहती है। एक दिन मेरे मोहल्ले की एक औरत हमारे घर में आई और कहने लगी, इसके पास एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता है, अगर हम लोग करना चाहे तो लड़का है तो मजदूर, लेकिन इसका बाप अच्छा खासा कमा लेता है। अगर तुम लोग करना चाहो तो मैं कल ही लोगों को यहाँ बुला लेती हूँ। मैं भला क्यों इनकार करती। मैंने इस रिश्ते करवाने वाली से कहा कि ठीक है बुला लो। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर आ गए। लड़का भी साथ था, बेहद खूबसूरत और हसीन लड़का था, सिवाय इस बात के कि वो दोनों टांगों से माजूर था। हमें तो लड़का बड़ा ही पसंद आया, लेकिन दिल में वही डर था कि ये भी कहीं बाकी रिश्तों की तरह इनकार करके ना चले जाएं। बस फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मेरी बेटी लोगों के सामने आई तो गुस्से में एकदम से भड़क उठा और नहायते गुस्से में कहने लगा कि आप लोगों के पास एक यही लड़की रह गई थी मेरी शादी के लिए। बड़ी ही मुश्किल से हम सब ने उसे काबू किया और कहा, बेटा लड़की बड़ी अच्छी है, अभी तो बात हमारे मुंह में ही थी। तो वो गुस्से से बैसाखियों के सहारे तेजी से बाहर की तरफ निकल गया। इसके इस रवैये से हम सब बड़े ही परेशान हुए कि एक माजूर इंसान ने ये जुल्म किया है तो बाकी क्या करेंगे जो बिल्कुल ठीक होंगे। इन्हीं सोचों से मेरे ब्लड प्रेशर ने बढ़ना शुरू कर दिया और मैं मरीजा बनकर रह गई। मेरे शौहर
तो कहने लगे कि अगर शादी नहीं भी होगी तो क्या मसला है, कुछ लड़कियां जो कि खुद से ही शादी नहीं करती, क्या इनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। मैं अपने शौहर की तरफ भी देखती, लेकिन वो तो अखबार पढ़ने में इतना मगन होते थे कि मैं फिर दोबारा बात ही नहीं करती थी। एक दिन अनाया, मेरी सबसे बदसूरत बेटी, जिससे मैं नफरत भी इंतहा की करती थी, मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी सारी बेटियों ने बस मैट्रिक तक ही पढ़ा था, लेकिन इसने तो बीए भी कर लिया था। लेकिन अब वो फिर से अपने बाप के सामने खड़ी थी कि मुझे मजीद पढ़ने की इजाजत दे दें, लेकिन मैंने इन्हें मुकम्मल तौर पर मना कर दिया। वो मायूसी के आलिम में वापस अपने कमरे में चली गई। आजकल मेरे बेटे पे लंदन जाने का भूत बेहद सवार था। वो किसी भी तरीके से लंदन जाना चाहता था। एक दिन अपने बाबा से कहने लगा, मैंने लंदन जाना है, यहाँ कुछ भी नहीं है। वो दादी का बेहद लाडला था, इसलिए दादी ने बिना कुछ सोचे समझे इसे एक ही मिनट में इजाजत दे दी थी। रुपए पैसे की तो पहले से कोई कमी ही नहीं थी, तो फिर इसने बराह रास्त ही ये फरमाइश कर दी थी। इसलिए मैंने खूब एहतजाज किया, लेकिन मेरे एहतजाज से क्या होता। इसने जल्दी से सारी तैयारी मुकम्मल की और मेरा प्यारा बेटा अर्श एक हफ्ते के अंदर अंदर ही लंदन चला गया। मैं इसकी जुदाई में बेहद परेशान और उदास रहने लगी कि एक दिन मेरी तबीयत कुछ बिगड़ गई तो मेरी छोटी बेटी ने मेरी बड़ी खिदमत की, जिसकी एवज भी मैंने इसकी तरफ अपने दिल को मोम होते हुए नहीं पाया। कुछ दिनों तक मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो एक रिश्ते करवाने वाली को मैं एक दफा फिर इसके पीछे पड़ गई। इससे कहा कि इसे कहीं भी ब्याह दो, किसी फकीर का ही रिश्ता भला ला दो, लेकिन मेरी जान इससे छुड़वा दो। रिश्ते वालियां कोई भी इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरती थी, लेकिन खुदा खुदा करके एक रिश्ते वाली मान गई। इसने हमारे घर को देखा, क्योंकि जब से अर्श लंदन गया था घर में दौलत की मजीद रेल पेल हो गई थी। इस रिश्ते वाली के सामने मैंने हाथ जोड़ दिए और कहा कि इसकी शादी कहीं भी करवा दो, मैं तुम्हें ढेरों पैसे दूंगी और साथ में और भी बहुत कुछ दूंगी, बस इसको यहाँ से ले जाओ। वो मुझे तसल्लियां देते हुए चली गई। कुछ ही देर बाद मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर निकल आई और मुझे तसल्लियां देने लगी। मैंने इनसे कहा कि अम्मा आप ही कोई वजीफा बताएं या फिर करें कि इससे हम सब की जान छूट जाए। अम्मा ने एकदम से मेरे लफ्जों पर गौर करते हुए इन्हें दोहराया और साथ ही ये कहा कि फरियाद इतनी भी नफरत ठीक नहीं। मैंने अम्मा की आंखों में कुछ उदासी देखी तो इनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप एकदम से इतनी संजीदा क्यों हो जाती हैं, बात को सुने बिना ही या फिर जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ बढ़ जाती हैं और साथ ही ये कहती हैं कि ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मेरा दिल बड़ी ही जोर से कांपता और मैं यही सोचती कि भला ऐसा भी क्या बुरा होने वाला है। मेरे कई दफा पूछने पर भी वो मुझे कुछ भी नहीं बताती, बस खामोशी का लिबादा ओढ़े कई कई दिन तक कमरे से बाहर ही ना निकलती। मैं इनके पीछे गई तो वो एक संदूक खोल के बैठी होती, फिर कुछ याद आने पर जल्दी से उठती और फिर दरवाजे की कुंडी जल्दी से लगाती, फिर आस पास देखती और इस संदूक को धीरे धीरे खोलते हुए इसमें से एक बड़ा सा शॉपर निकालती और फिर इनको चूमना शुरू कर देती। वो दफा देखने की कोशिश भी की, बहुत ज्यादा अपने मियाँ से भी पूछा और वो भी कोई और बात शुरू करके बैठ जाते, फिर कोई और बात होती ही नहीं थी। अम्मा संदूक को बड़े ही एहतियात से अपने बेड के नीचे छुपा देती और फिर इस कैफे से कई कई घंटे बाहर ही नहीं आती थी। मैं खोज तो बहुत ही लगाती, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मेरी दो बड़ी नंदे भी थी जो कि दूसरे शहरों में रहती थी, वो बड़ी देर के बाद चक्कर लगाया करती थी। इस दफा जब अम्मा की हालत संभल ही नहीं रही थी तो मैंने अर्श के बाबा से कहकर इनको यहाँ अपने यहाँ बुला लिया। जिस रात वो दोनों घर आई, अर्श के बाबा की अचानक की तबीयत खराब हो गई और वो एकदम से हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि मैं तो काफी दिनों तक इस सदमे से बाहर ही नहीं निकली थी। जब वो आखिरी वक्त पर थे तो अम्मा से कहने लगे कि उससे कहना मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने भी उसे आज तक सुख देने की कोशिश ही नहीं की। बड़े दिन उसी सदमे में गुजर गए। अर्श भी आया और फिर वापस चला गया। मेरी दोनों नंदी हर वक्त अम्मा के पास ही बैठी रहती। जब जब अम्मा की तबीयत खराब होती तो वो एक ही बात कहती कि आपने एक दफा फिर से मासी को गले लगा लिया है, इसलिए तो तबीयत इतनी खराब हो रही है। अम्मा जी ने बेटे की मौत का भी बेहद असर लिया था, लेकिन इनका वो संदूक इनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हासिल था। मासी में ऐसा क्या था मैं सोचती ही रहती, लेकिन मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता था। मेरी नंदे आई हुई थी, मैं चाहती थी कि इनकी मौजूदगी में ही अनाया के फर्ज से फारिग हो जाऊं। जिस रिश्ते वाली से मैंने बात की हुई थी इसने आज शाम को आना था। जैसे ही वो घर में आई तो कुछ देर तक बोली ही नहीं। मैं समझ गई कि अभी भी बात नहीं बनी है, इसलिए इस कदर चुप है। मेरे इसरार पर इसने ये बताया कि बाची ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि आप भी दंग रह जाएंगे। मैंने कोई तवज्जो ही नहीं दी, सब कुछ मेरी बड़ी नंद ने ही तय किया। कहने लगी कि वो लोग कल आएंगे और आपको फिर बताएंगे। जैसे तैसे करके कल भी आ गया और मैंने कुछ अच्छे खाने बना लिए। लड़का
इस कदर हसीन और दौलतमंद था कि मैंने रिश्ता करवाने वाली से कहा कि ये तुम किसका रिश्ता ले आई हो, लेकिन वो कहने लगी कि बाजी ना जाने ये लोग क्यों इतने बेइज्जत थे कि हमें आज ही इसी जगह पर लेकर चलो। लड़की की माँ नहीं आई क्योंकि वो शरी पर्दा करती थी। एक लड़का आया और इसके साथ इसकी एक खाला आई थी जो कि बेहद हसीन थी। जैसे ही मेरी बेटी इनके सामने गई तो लड़के ने उठकर ताजीम से इस्तकबाल किया और वो इसे एक ही नजर में पसंद कर चुका था। मैं तो इस कदर हैरान थी कि मेरी सोच है खैर हम लोग भी इनके घर गए क्योंकि मेरे जेठ और एक मेरा भाई भी साथ गए थे, इसलिए मेरी बेटी की होने वाली सास सामने आई कुछ ही देर के लिए और वो भी मुकम्मल पर्दे में। हम लोग बड़े ही हैरान हो रहे थे कि इस कदर अमीर घर में मेरी बेटी जा रही है, ये लोग रिश्ता क्यों कर रहे हैं। लड़के वालों को शादी की जल्दी थी इसलिए हमने कुछ वक्त मांगा और 6 माह के अंदर अंदर शादी कर दी गई। मैं तो वारे सदके जाती थी कि मेरी इस काली कलोटी और बदसूरत बेटी के लिए ऐसा रिश्ता किसी भी नेमत से कम नहीं है। हमने इसकी शादी की और कभी भी पलट कर खबर ना ली। अब तो मुझे बस अपने बेटे की शादी करनी थी, जैसा कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो जल्द अज जल्द अपने बेटे के सर पर सेहरा देखेगी। लेकिन मेरा बेटा तो इस तरफ आता ही नहीं था। मैंने जब जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू की तो वो भी आगे से कहने लगा कि अगर किसी ने मुझे बहुत ही ज्यादा तंग किया तो वो ये दुनिया ही छोड़ देगा। आखिरकार मुझे ही हथियार डालने पड़े। घर में गहरा सन्नाटा था। अम्मा अपने कमरे में होती थी, मैं घर के कामों में, और अर्श के बाबा का कारोबार ही इस नहज पर पहुंच चुका था कि इसको कौन संभाले क्योंकि बेटा तो पाकिस्तान में ही रहता ही नहीं था। एक दिन मेरी बड़ी बेटी घर आई और कहने लगी कि अम्मी हम सब लोग बाहर के मुल्क जा रही हैं। ये सुनकर तो मेरे पैर ही जमीन पर नहीं लग रहे थे। ढेरों दुआओं के साथ मैंने बेटी को रुखसत किया। मेरी सारी बेटियां बड़े ही अच्छे घरों में गई थी। सबकी खबर गिरी करते थे कि कहीं लोग हमारी बच्चियों के साथ कुछ ऊंच नीच ही ना करते हों। सब दामाद भी अपने ससुराल से बहुत ही ज्यादा डरते थे। मेरी बड़ी बेटी अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ लंदन जा रही थी। इसकी फ्लाइट लाहौर से थी। अभी फ्लाइट में कुछ वक्त बाकी था कि वो कहने लगी कि मैंने सामने सड़क पे एक आदमी को चलते हुए देखा। वो हूबहू अर्श जैसा ही था। पहले तो मैं यही समझी कि ये कोई और है, लेकिन जब मेरे बच्चे मामू मामू की पुकार करने लगे तो मैंने भी खूब तवज्जो दी। वो वाकई अर्श था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था क्योंकि अर्श तो लंदन में होता था। जैसे ही मैंने ये सब देखा तो फौरन से अम्मा को बताया। वो कहने लगी कि वह मैं और कुछ भी नहीं। मेरी बेटी कहने लगी कि मेरे यहाँ अभी कुछ देर पहले ही अर्श को एक लड़की के साथ आते हुए देखा है और सबसे बढ़कर कि इस लड़की ने एक छोटे से बच्चे को भी उठाया हुआ था। ये सब सुनकर मेरा दामाद हंसने लगा और कहने लगा कि लंदन जाने की खुशी में तुम्हें हर तरफ वो सब कुछ नजर आता है जो कि यहाँ है ही नहीं। वो इसी बात पर हंसते हुए आगे की तरफ निकल गई। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ लंदन में पहुंच चुके थे। इनका एक होटल में कमरा बुक था। वो तो जाते ही सब बेहद थक गए थे, इसलिए आराम की गर्ज से जल्द ही सो गए। जब सोकर उठे तो काफी ताजा दम थे। मेरा दामाद कहने लगा कि कुछ देर के लिए बाहर जाते हैं। फिर एक दोस्त ने मुझे गाड़ी अभी कुछ देर पहले ही भिजवाई है, फिर इसके बाद अर्श से बात करता हूँ। मेरे दामाद ने अर्श को फोन किया तो इसने बताया कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, कुछ ही देर तक वापस आकर आप सबसे मिलता हूँ। अब कुछ मेरी बेटी को भी सुकून हो चुका था कि इसका भाई यहीं पे है लंदन में। कुछ देर के बाद हम लोग घर से बाहर निकले तो अर्श हमें बाहर मिलने के लिए आ गया। मेरी बेटी कहने लगी कि जब अर्श हमें मिला तो हमने इसे बड़े ही गौर से देखा तो मैं एकदम से उछल पड़ी क्योंकि इसने वही सूट पहन रखा था जो कि पाकिस्तान में पहना हुआ था। मैं वाकई में कुछ परेशान तो हुई। मेरी बेटी ने जब पाकिस्तान फोन किया तो मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने इसे समझा दिया कि तुम इंजॉय करने गई हो। वो बेचारी मेरी ये बात सुनकर हैरान तो बहुत हुई, लेकिन जब मैंने अभी गौर किया तो महसूस हुआ कि वाकई कुछ तो गड़बड़ है। खैर मैंने अपने जहन से सारी बातें निकाल दी और कहा कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वो मेरी नाफरमानी करे या फिर कुछ ऐसा करे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी बेटी की कॉल आ गई। कहने लगी अम्मा मैंने अर्श भाई को एक लड़की के साथ देखा है, बड़े ही खुश लग रहे थे। लेकिन वो अम्मा इनके साथ एक लड़की भी थी। वो लड़की तो ऐसी थी जैसे तवे की पिछली तरफ और भाई इसके साथ इस कदर खुश गप्पों में मसरूफ था जैसे बीवी हो। अरे क्या पागल हो, जानती तो हो कि लंदन का कितना खुला माहौल है। वहाँ ये लड़के लड़की का मेल मिलाप कोई बुरी बात नहीं। अब तुम भी ऐसी सोचों को जहन से झटक दो और मुझे भी सुकून से रहने दो। मेरी इस बात का वाकई इस पर बहुत असर हो गया कि काफी दिनों तक फिर कोई ऐसी कॉल नहीं आई। इधर मैंने भी शुक्र अदा किया, लेकिन एक बात हमेशा ही मुझे तंग करती थी कि अर्श शादी के नाम से इतना चिढ़ता क्यों है, कहीं कोई वाकई इसे पसंद तो नहीं। मैं यही सोचते हुए भागम भाग अम्मा के कमरे में गई कि उससे ही जाकर बात करती हूँ। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होने लगी मेरे कदम वहीं पर थम गए। तुम वापस आ जाओ, बस एक दफा मेरे दिल को कुछ सुकून दे दो। 45 साल बीत गए हैं तुम्हारी सूरत को तरसते हुए। सिर्फ एक
दफा मुझसे आन मिलो, आओ तो सही, बस एक दफा। और साथ में ही अम्मा के आंसू बहते जा रहे थे। वो टिश्यू से बार बार आंखें साफ करती थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे में गई। जैसे ही इन्होंने मुझे देखा तो फोन को एक तरफ रख दिया और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी आप क्यों रो रही हैं? मैंने बेसाख्ता ही पूछा। अर्श याद आ रहा है, कब से गया हुआ है, पलट कर नहीं आ रहा। पता भी है कि दादी किस कदर उदास हो जाती है, रह भी नहीं सकती मैं इसके बिना ज्यादा दिन, फिर भी इतनी लापरवाही है इसकी। अम्मा जी मैं अभी तो यही बात करने आई हूँ कि आप ही अर्श को वापस बुलाएं और इसे कुछ समझाएं, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ तो मनाओ इसको कि वो जल्द अज जल्द वापस आए ताकि हम इसकी शादी कर दें। सारी बातें एक तरफ, लेकिन मैं अर्श की वजह से वाकई अब बेहद परेशान रहने लगी थी। खैर सोचा तो यही है कि अभी शाम को इससे कॉल करके कहूंगी क्या बहुत हो गया, वापस अपने मुल्क में आ जाओ। लेकिन शाम को अर्श को कॉल करने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि शाम में दरवाजे पर दस्तक हुई। गार्ड ने मुझे इंटरकॉम पर बताया कि बूढ़ी सी औरत दरवाजे पे आई है। वो कहती है कि इस घर की बड़ी बहू से मिलना है, किसी और से मिलना भी नहीं। बेगम साहिबा अजीब पुरस्कार सी औरत है, अगर कहें तो मैं इसे अंदर भेज दूं। मेरी सास भी ये सब कुछ सुन रही थी, कहने लगी कि मिलने में कोई हर्ज नहीं। मैंने अम्मा की बात मानते हुए गार्ड से कहा कि इसे अंदर भेज दो। जैसे ही मेरी नजर ड्राइंग रूम के दरवाजे पे पड़ी तो एक फकीरनी खड़ी थी। मैं उसी वक्त चलाने लगी कि इसे अंदर क्यों भेज दिया है। मैं जैसे ही गार्ड को फोन मिलाने लगी तो वो फकीरनी कहने लगी कि खुद तो यहाँ बड़ी ही अयाशी की जिंदगी बसर कर रही हो और बड़ी खुश हो कि अपनी बदसूरत बेटी को एक ऊंचे घराने और बेहद खूबसूरत लड़की के साथ ब्याह दिया तो तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। अरे जाकर अपनी इस बेटी की खबर लो और वो किन हालात से गुजर रही है, वरना अगर तूने अब भी इसकी खबर ना ली तुझ पर अल्लाह का ऐसा अज़ाब नासिल होगा कि सारी जिंदगी माफिया मांगेगी तो माफी नहीं मिलेगी। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई कि ये फकीरनी है कौन और मेरी बेटी के ससुराल वालों को कैसे जानती है। मैंने इस फकीरनी को जवाब देने के लिए अभी कुछ सोचा ही था कि वो एकदम से बाहर निकल गई। मैं इसके पीछे ही लपकी, लेकिन वो जा चुकी थी। इसके जाते ही गार्ड ने दरवाजा भी बंद कर दिया। मैंने गेट से बाहर तक झांक कर देखा, लेकिन वो नहीं मिली। वापस आने पे अम्मा अपने कमरे में जा चुकी थी और मैं अकेली ही इन सोचों के भंवर में थी कि न जाने मेरी बेटी किस हाल में हो गई। हमने भी तो बड़ी जल्दी की थी ना इसकी शादी करने में, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आइंदा क्या होगा। मैं रात होते ही अम्मा के लिए खाना भिजवाने लगी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं खुद ही दे आती हूँ, साथ में ही इनसे मशवरा भी कर लेती हूँ। जैसे ही मैं इनके कमरे में जाने लगी तो दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी और ये मेरी जिंदगी में पहली दफा हुआ था कि वो कुंडी लगा कर बैठी। अम्मा खाना खा लें, फिर दवाई भी लेनी है। काफी दफा कहने के बाद भी अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। मैं दूसरी तरफ से गई और खिड़की में से झांका तो ये देखकर जान ही निकल गई कि वो अपने बेड के नीचे से एक संदूक निकाले बैठी हैं। इनमें से कुछ जोड़े निकाल कर बार बार देखती हैं, फिर आंखों से लगाती हैं। इनके हाथ में एक तस्वीर भी है जिसे वो बार बार चूमती हैं और इस तस्वीर से बार बार माफी भी मांगती रही। इनका सारा चेहरा आंसू से भर चुका था। यह माँ किसको याद करके इतनी शिद्दत से रोती है। मेरे सहन में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे, समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। काफी देर तक मैं ऐसे ही खड़ी रही, लेकिन अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। मैं मायूसी की आली में वापस आ गई और पूरी रात जागती आंखों में ही गुजार दी। एक तरफ अम्मा और दूसरी तरफ सारी जिंदगी बेटी पे किए जाने वाले जुल्म व सितम की वजह से अज़ाब इलाही का डर। आज ये सारी बातें बड़ी ही शिद्दत से सता रही थी। जैसे तैसे करके रात गुजरी। सुबह फजर के वक्त अम्मा उठी हुई थी। इनका सुर्ख होता चेहरा इस बात की गमासी था कि वो पूरी रात ही नहीं सोई। मैंने सुबह होते ही सोच लिया था कि आज बेटी की तरफ जरूर जाऊंगी। अम्मा को नाश्ता करवा के कहा कि आप भी साथ चलें, लेकिन वो कहने लगी कि तुम ही हो आओ और बेहतर यह है कि इसे कुछ दिनों के लिए साथ ही ले आओ, ताकि कुछ दिन यहाँ रहेगी तो इसकी हालत में भी कुछ बेहतर हो जाएगी। मैं इस बात में सर हिलाते हुए सब कुछ समझ रही थी कि अचानक ही मेरी सारी बेटियां ही घर में दाखिल हो रही थी, हत्ता कि वो लंदन वाली भी। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये सारी ही क्यों आ रही हैं, क्योंकि घर में तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं था। सारे मेरे करीब ही बैठ गई और बड़ी बेटी जो लंदन गई हुई थी वो तो सबसे ज्यादा चेहरा फुलाई हुई थी। पूछने पर कुछ भी नहीं बताया। कुछ देर के बाद खुद ही कहने लगी कि अम्मी अर्श ने लंदन में शादी की हुई है, इसने हमसे ये बात क्यों छिपाई? हम तो खुद कब से कह रहे थे कि इसकी शादी करते हैं, लेकिन वो खुद ही यहाँ नहीं आता था। अब देख लीजिए, वो एक ही सांस में बोलती जा रही थी और मैं बेयकीनी के आलम में इसे ही देख रही थी। मेरा एक ही बेटा है, ये क्यों इस कदर इसके खिलाफ बोलने लगे हैं? आयशा क्या चाहती हो मेरे बच्चे से? क्यों इल्जाम तराशियों से बात नहीं आ रही? अभी कल रात को मेरी इससे बात हुई है और वो कह रहा है कि वो जल्द पाकिस्तान हमेशा के लिए वापस आ रहा है ताकि यहाँ अपने काम संभाले और साथ ही फिर शादी
करके घर बसाए। आयशा मेरे मुंह की तरफ देखती ही जा रही थी, अपना सर पकड़ के बैठ गई और कहने लगी, अम्मा आप मत माने, लेकिन मैं बताए दे रही हूँ कि वो कोई ना कोई चांद चढ़ा चुका है। आयशा आज मुझे छोटी की तरफ जाना है, बहुत जरूरी है। अम्मा जी आप चले मेरे साथ। अम्मा एकदम से तैयार हो गई। अभी रात तक बिल्कुल भी रास्ते नहीं थी। हम लोग गाड़ी में छोटी की जानिब जा रहे थे। अम्मा हमेशा की तरह आज बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी, बल्कि पूरा रास्ता ही खामोश रही। तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर हम लोग इसके घर के बिल्कुल सामने थे। अम्मा जी पहली दफा पोती के ससुराल में आई थी। ऐसी शान व शौकत वाला बंगला हमारे पूरे खानदान में किसी का भी नहीं था। हम दोनों को गार्ड ने बताया घर में उस वक्त सिर्फ छोटी बीबी है, बाकी लोग कुछ देर तक आएंगे। मैंने कहा कि हम इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा तो अंदर की चमक दमक में ही खो गई कि हमारी इस बदसूरत सी बेटी के लिए ऐसे नसीब भी हो सकते हैं। हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे कि अचानक ही अम्मा की नजर दाएं तरफ वाली दीवार पर लगी एक वाजबी सी शक्ल व सूरत वाली खातून की तस्वीर पर जा रुकी। इसे देखते ही अम्मा के चेहरे के रंग बदलने लगे। वो कहने लगी कि घर चलो, मेरी तबीयत बेहद खराब है। अम्मा जी अब बेटी से तो मिले, लेकिन अम्मा की एक ही रट थी कि यहाँ नहीं बैठ सकते। एक खातून अंदरूनी कमरे में से बाहर निकली, लेकिन वो मुकम्मल पर्दे में थी और चेहरा भी ढांपा हुआ था। पहले हमें सलाम किया, बहरहाल फिर हाल हवाल पूछने के बाद बहू को आवाज दी। एक आवाज थी। मेरी बेटी किसी रानी की तरह ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। मैं इसका लिबास और चेहरे को देखकर दंग ही रह गई कि कहीं से भी नहीं लगता था कि ये मेरी वही बेटी है जिसकी नफरत में हम सब ने जमीन आसमान एक कर दिए थे। अम्मा जल्द अज जल्द वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो निकाहपोश बीबी बोली कि अम्मा जी इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो आप आई हैं, फिर कुछ देर तक बाकी घर वाले भी आ जाएंगे, इनसे मिलकर ही जाइएगा। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से उठूं। अपनी बेटी को खुश रकम देखते हुए बार बार आंखें पानी से भर जाती थी। हमारी बहुत खिदमत की गई। इधर उधर की बातें होती रही कि निकाहपोश बीबी कहने लगी कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हीरे जैसी बहू दी। इस कदर अच्छी है कि मैं सजदा शुक्र में पड़ी रहती हूँ। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी कि क्या मैं वाकई इसकी माँ हूँ जो कभी भी इसको गले से लगाया ही नहीं। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजे में से एक लड़की दाखिल हुई। लड़की की गोद में एक बच्चा भी था जो कि इस कदर काला और बदसूरत था, लेकिन इसको देखते ही वो निकाहपोश उठी और इसे गोद में लेते हुए सदके वारी चाहती रही। मेरे तो मुंह ही दूसरे तरफ कर लिया कि भला ऐसे बच्चे को भी कोई गोद ले सकता है। वो निकाहपोश मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं एकदम से उठी और इस बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं यूं उछली जैसे कोई सांप मेरी गोद में गिर गया हो। अरे बहन क्या हुआ? अपने खून से कौन बेजार होता है? मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि मेरी बेटी 6 माह में कैसे माँ बन सकती है। अल्लाह मुझे भी इंशाल्लाह दादी बनाएगा, लेकिन फिलहाल तो आप दादी बन चुकी हैं। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा था। अम्मी जान ये आप ही का खून है, मतलब कि आपका पोता। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अर्श खड़ा था। मेरे पैरों तले से ही जमीन निकल गई। मैं आगे बढ़ी ताकि इससे पूछूं कि तुमने यहाँ ही मुंह काला करना था क्या? जैसे ही मैं आगे बढ़ी इस निकाहपोश ने पर्दा ऊपर उठा दिया। अम्मा इसे देखकर एकदम से सख्ते में आ गई। मेरी तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। अम्मा जी ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी तो कुछ बताएं। इसी आसना में मेरी छोटी बेटी आगे बढ़ी और कहने लगी, अम्मी मैं तो छोटी फुप्पो की ही बहू बनी हूँ। अम्मी जी ये सब सुनकर सोफे पर ही गिर गई। वो कुछ भी बोले के काबिल ही नहीं रही। एकदम से ये सब सुनते ही वो मासी में चली गई थी। आज से कई साल पहले अस्मा पैदा हुई। मेरी पूरी औलाद में से ये सबसे ज्यादा बदसूरत थी। ताही काली और नैन नक्श भी वाजबी से। ऐसी बदसूरत लड़की मुझे किसी भी सूरत में कबूल नहीं थी। हमारे गार्ड की कोई औलाद नहीं थी। इसने जब देखा कि हम अपनी औलाद के साथ कैसे सलूक करते हैं तो इसने मुझसे आसमा को मांग लिया और अपनी बेटी बना लिया। बस फिर हमारा इस गार्ड से कभी भी राब्ता नहीं हुआ। मैंने राब्ता किया अपनी इस फूफो से। वो यूं कि मेरी बीवी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ये मुझे बेहद अच्छी लगती थी क्योंकि दिल तो किसी पे भी आ सकता है ना। बस मेरा भी आ गया। फिर मैं दादी का बेहद लाडला होने की वजह से इनके कमरे में मौजूद तमाम एशिया से बाखबर था। एक दिन मेरे संदूक में तमाम तस्वीरें और कपड़े देख लिए थे, लेकिन हमारे घर में तो खूबसूरती को ही तरजीह दी जाती थी। इसलिए मुझे इल्म था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप लोग कभी भी नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने इस लड़के से शादी कर ली, छुप कर नहीं बल्कि अपनी फूफो की मर्जी से। आप लोगों ने इस कदर जुल्म किया था। इतने बरस कबल दादी खूबसूरती का मियार अपने महज गोरे रंग को ही बना लिया। आपने क्या कभी भी फूफो का दिल नहीं देखा? फिर जब मैंने शादी कर ली तो ही छोटी के लिए फूफो ने मुझसे बात की। मैंने इस रिश्ते वाली को आपकी तरफ भेजा और यूं छोटी एक बेहतरीन हम सफर के साथ आज बेहतरीन जिंदगी गुजार रही है।
लिया है और मैं भी, मेरी ननद और अम्मा एक दूसरे से लिपट गई और न जाने कितनी ही देर रोती रही कि बरसों के बाद इनका मिलन हो रहा था। हम सब ये सब कुछ देख रहे थे। फिर अस्मा आगे बढ़ी और कहने लगी कि वो गार्ड जिन्होंने मुझसे सगी औलाद ही की तरह बर्ताव किया, न जाने किस नेकी के इवज इनकी मुलाजमत आर्मी में हो गई और आर्मी की तरफ से ही वो बाहर चले गए। बस फिर ये सारे ठाट बाट अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिए, क्योंकि इसके वादे हैं ना कि वो एक दर बंद करता है तो 1000 खोल भी देता है। इन सब बातों को सुनते हुए मैं आगे बढ़ी और अपनी बहू को गले लगा लिया। पोते की मोहब्बत ने जोश मारा और इसे भी गोद में ले लिया। न जाने वो काला कलोटा बच्चा बेहद प्यारा लग रहा था। मैंने अपनी बेटी से भी माफी मांगी और अम्मा ने अपनी बेटी से बाहर एकदम बादल गरजे और साथ ही बारिश भी बरसने लगी कि शायद हमारे दिलों की नफरतें दूर हो जाएं। मैं बस एक बात समझने से कासिर थे कि इस कदर जुल्म व सितम करने के बावजूद अल्लाह ने मुझे आज तक कोई सजा ही नहीं दी। इस बात पर मैं सजदा शुक्र बचा लाई। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके।